हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब अच्छा कर रहे होंगे। और जैसा कि आज का टाइटल है मेरे सेशन का ट्रेडर जोन में कि मार्केट में अब बड़ा क्रैश हो गया है, अब आगे क्या करें। क्योंकि जिस तरीके से आज का जो डेटा आया है वो मुझे होप्स उतने नहीं दे रहा है कि यहाँ से हमें रिवर्सल मिल जाए जल्दी। तो मैं तो आगे की सोच रहा हूँ कि कैसे इस रिवर्सल के बाद हमको काम करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आज की सबसे बड़ी जो न्यूज़ मार्केट खत्म होने के बाद आई है वो है सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो कुल मिलाकर के 7.79% हो गया है। 2014 के बाद यानी जब से ये सरकार आई है उसके बाद का ये सबसे हाईएस्ट लेवल का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा है। और बड़ी बात है कि ये इन्फ्लेशन फूड ऑन बिवरेजेस यानी लोगों की रोजमर्रा की चीजों में भी काफी ऊपर बढ़ चुका है। तो इसको देखते हुए ये एस्टिमेट्स भी इकोनॉमिक्स के थे उससे भी ये आगे चला गया। इसको देखते हुए लग तो रहा है कि यहाँ से फिर शायद आरबीआई को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और ये चार्ट भी आपको दिखाता है कि किस तरीके से 2014 के बाद से ये इन्फ्लेशन को काफी हद तक कंट्रोल में रखा गया था। 6 की एक लिमिट होती है जहाँ पे कंफर्टेबल होता है, लेकिन वहां से ये फिर से ऊपर की तरफ छूट गया है और करीब करीब कोविड के जो टॉप को है उसको क्रॉस कर चुका है। तो सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी कुछ हद तक डिफिकल्ट हो गई है। और मुझे जो सबसे बड़ी बात जो ज़्यादा फील होती है कि कहीं पे तो भी इस इन्फ्लेशन का बड़ा रीज़न है वॉर और सैंक्शंस। और उस वॉर और सैंक्शंस के प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा है। उसकी जगह पूरी कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से मैटर दिखाया जाए कि ये रेट्स रिलेटेड ही एक्शन है और कैश फ्लो मार्केट का कंट्रोल किया जाए। तो एक तरफ सेंट्रल बैंक्स रेट्स बढ़ाएंगे, लेकिन उससे मुझे उम्मीद नहीं है कि ये इन्फ्लेशन जल्दी कंट्रोल में आए। तो कहीं पे तो भी ये पेन जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। एडिशनल में अगर विक्स को भी देखूं तो विक्स जो है ये वोलाटिलिटी को दर्शाता है, मार्केट के अंदर के डर को दर्शाता है। तो आप ठीक तरीके से देख सकते हैं कि आज मार्केट ने कुछ हद तक फेब्रुवरी का जो बॉटम था चार्ट पे तो टच कर लिया, लेकिन फियर फैक्टर में ये अभी भी नीचे है। यहाँ पे ये वैल्यू करीब करीब 27 हो गई थी पिछले फरवरी में, और ये है आपका पीक जो बना था कोविड के टाइम पे। तो यहाँ पे भी लग नहीं रहा है कि विक्स मुझे इमीडिएटली कुछ रिकवरी दे दे या यहाँ से कुछ रिवर्सल दे दे। लग रहा है कि यहाँ से ये पेन और चलेगा। निफ्टी की लेवल्स को अगर हम देखें आज की तो जैसा मैंने बोला था 15,800, मेरी उम्मीद थी कि हम 16,150 ना तोड़े, जिसके ऊपर हम टिक पा रहे थे पिछले 2-3 दिनों से क्लोजिंग के टाइम पे। लेकिन आखिरकार हमने उस लेवल को तोड़ दिया और जो 15,800 की लेवल की मैं बातें करता था उसी पे आकर के इसने आज एक रिवर्सल दिया है। बड़ी बात यह है कि ये निफ्टी इस बार आ गया है ओवरसोल्ड जोन में। निफ्टी ओवरसोल्ड जोन में ड्यूरिंग द वॉर पीरियड भी नहीं आया था। उसके पहले भी ये ओवरसोल्ड जोन से पहले बाउंस हो चुका था, जो दिवाली के बाद जो सीवियर फॉल आया था उससे भी। तो निफ्टी का ओवरसोल्ड हो जाना काफी कुछ उम्मीदें देता है कि हम यहाँ से रिवर्सल लेंगे। लेकिन काम अभी नहीं करना है, काम तब करना है जब यहाँ से रिवर्सल ओवरसोल्ड जोन से हम बाहर की तरफ निकलेंगे। अगर लॉन्ग टर्म पे देखा जाए तो ये ओवरसोल्ड जोन कितने सालों के बाद हमने टच किया है, तो आप देख सकते हैं कि कोविड पीरियड था जब लास्ट बार हमने इस ओवरसोल्ड जोन को टच किया था। तो आज हमने फिर से उसी जोन को टच किया है, उतने डीप नहीं गए हैं अभी, शायद हम और भी नीचे खिंच जाएंगे। तो इंतजार करना है इस ओवरसोल्ड रीजन से बाहर आने का। फिंगर्स क्रॉस्ड, उम्मीदें रखते हैं कि जल्दी परिस्थिति सुधर जाए। जबकि ग्राउंड रियलिटी मुझे बता रही है कि यहाँ से फिर भी प्रॉब्लम और थोड़ा बढ़ेगा। डॉ जोन्स की तरफ देखूं, फ्यूचर्स तो आज ये भी कुछ होप्स नहीं दे रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि ये आधा परसेंट तो भी डॉ जोन्स आज गिर सकता है। तो चांसेस आर टफ। फिर सीएनएक्स स्मॉल कैप के तरफ आए आज, और स्मॉल कैप में देखेंगे तो मेरे ख्याल से मैंने अभी यहाँ पे नंबर्स बताना, सपोर्ट लेवल बताना छोड़ देना चाहिए।
क्योंकि मैं जैसे ही बताता हूँ निफ्टी अगले 2 दिनों में उसको टच कर देता है। ये देखिए 8,500 का जोन जिसके बारे में हम बातें कर रहे थे, आज निफ्टी ने वहीं पे टच करने की पूरी कोशिश की। पास से देखेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये देख रहा है आपको कि निफ्टी ने 8,600 की लेवल्स की तरफ से रिवर्सल ले लिया है। निफ्टी नहीं है, ये स्मॉल कैप है बाय द वे, सॉरी। और इंट्राडे पीरियड में देखते हैं कि कैसी मूव थी। बहुत ही पेन था दिन भर। लग रहा था कि कभी तो कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन ये बेस जो है, एक बार हमने जो मॉर्निंग में टच किया था, इस बेस के लगभग क्लोज ही जा करके हम पहला 15 मिनट की जो कैंडल थी उसके क्लोज ही जा करके बॉटम पे ही क्लोज दिया है हमने। और काफी कुछ फिर ये साइडवेज जोन में दिन भर चलता रहा। एक काफी सीवियर डिप आया था 2 बजे के बाद। तो ये सिचुएशन थी निफ्टी स्मॉल कैप की। 8,500 जो मेरा लाइन ऑफ डिफेंस है, फिर से कोशिश करते हैं, होप करते हैं कि ये नहीं टूटेगा। और अगर टूटेगा तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, वो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये पेन बहुत ही सीवियर हो सकता है। ये फिर हो जाएगा आपका 7,500 की तरफ। तो एक मुझे लग रहा है 8,500 से 8,000 के बीच में। अभी तो लग रहा है कि कुछ रिवर्सल आ जाए, अदरवाइज जाना पड़ेगा 7,500 तक। इट विल बी वेरी वेरी पेनफुल। ओवरसोल्ड जोन के जस्ट टिप पे खड़े हैं सीएनएक्स स्मॉल कैप में। तो जैसा मैंने पहले कहा था, जितना हो सके मैं तो कुल मिला करके मिड टर्म ट्रेडिंग करता हूँ। पोजिशनल तो मैं तो पूरी तरह से कैश पे आ गया हूँ, क्योंकि इस तरीके का पेन, आपको एंड में क्या होता है, आप सिर्फ होप्स करते रहते हो कि, और प्रे करते रहते हो कि रिवर्स हो जाए, लेकिन लॉसेस कितने होंगे, कितना डीप कट बैठेगा, हमको मालूम नहीं रहता। तो अभी भी कुछ फ्रेश पोजीशन नहीं लेना है, चुपचाप बैठे रहना है, मार्केट का इंतजार करना है। जब उसका मूड सुधरेगा, तब आकर के हम देखेंगे कि क्या करना है। अगला जो है, फैन स्टॉक्स के बारे में बात करें तो आज फैंस की जो क्वेरी आई थी, वो एक आई थी कल बीएससी लिमिटेड के ऊपर। तो बीएससी इज अ वेरी गुड स्टॉक, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है इन स्टॉक्स में कि इनका जो है आरओसी, यानी कैश जो इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की होती है मार्केट में, उसके ऊपर इनका रिटर्न काफी अच्छा बना रहता है। क्योंकि एक बार आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर दिया आपके प्लेटफॉर्म का, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोग आकर के ट्रेड करते रहेंगे, और जितना ट्रेड करेंगे उतना उनको कमीशन या कट देना पड़ेगा। तो वीकली चार्ट पे देखेंगे, सपोर्ट जोन में ही हम खड़े हैं। तो यप, मैं सोचूंगा कि अगर आप 700 680 तक अगर आपको सपोर्ट है यहाँ पे, यहाँ तक आप रुके रहें, तो इसके नीचे वीकली क्लोज आ जाए तो निकल जाना बेटर है, क्योंकि लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। डेली चार्ट भी देखता हूँ तो ये लेवल जो फिर से आपको बता दूं 680 लगती है, जहाँ पे हमको रिवर्सल की उम्मीद है, रिवर्सल के चांसेस है। और यही जोन आपको बीएससी के इस कंसोलिडेशन में भी दिखेगा। तो पिछली बार इसी कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे स्टॉक भागा था, आज इस ब्रेकआउट जोन को तोड़ करके अंदर आ गया है। तो आपको रुकना है तो वीकली क्लोज वाइज तो मैंने आपको बोला है 680 तक रुकिए। डेली चार्ट पे लग रहा है कि आपको अगर रुकना है तो कम से कम आप रुक सकते हैं 620 तक। ओके, फिर भी मैं कहूंगा कि वीकली क्लोज पे ध्यान दें। वोलेटिलिटी में शायद हफ्ते में कभी और नीचे भी चला जाए, लेकिन कुल मिला करके अगर 600 के 80 के ऊपर आकर ठहर गया तो बेटर है कि आप इसमें तब तक होल्ड करें, उसके बाद आप छोड़ दें। डेली चार्ट में 610 या 600, ये रेड लाइन है आपकी 200 डीएमए की, इसको ही पकड़ के चलिए। या मैं कहूँगा 615 के नीचे क्लोज हो गया तो भी आप इसमें से बाहर आ जाइए। ओवरसोल्ड जोन में चला गया है, उम्मीद है रिवर्सल देगा। आज भी एक तरीके से इसने डोजी दी है, यानी बायर्स और सेलर्स अभी झगड़ने लगे हैं, कुछ तो ये बैलेंस ऑफ फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस वीकली बेसिस पे 680, डेली बेसिस पे आप काम कर रहे तो 610 या ये 200 डीएमए की लाइन, इसके नीचे आ गए तो आपका ब्रेकडाउन हो गया है, यहाँ से निकल जाना बेटर है। तो ये था आज का रिव्यू ऑन निफ्टी और फैन स्टॉक्स के जो कमेंट्स थे उनके ऊपर। आ, ये सब स्टडीज जो है, इसमें मैं आपको अभी और एक मेरा एंगेजमेंट मॉडल बताता हूँ। यह है वन ऑन वन कोचिंग मॉडल। तो जिन लोगों का पोर्टफोलियो बड़ा होता है 5 लाख रुपए से ज़्यादा,
उनको अलग अलग मार्केट सिचुएशन में पैसे बनाने की जरूरत होती है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं उनको तीनों स्ट्रेटजीज के बारे में सिखाता हूँ, जो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है, मोमेंटम स्ट्रेटजीज हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी, जिसको मैं स्नेल्स बोलता हूँ। तो ये वन ऑन वन कोचिंग मॉडल में मैं महीने में सिर्फ 5 जनों के साथ ही काम करता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना टाइम देना पड़ता है। और हम मिलते हैं करीब करीब 10 सेशंस के लिए, ओवर जूम मिलते हैं। फ्लेक्सिबली अगर आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हम सुबह, शाम या कभी-कभी रात को 9 से 10 बजे के बीच में भी फ्लेक्सिबली ये शेड्यूल कर सकते हैं। तो अगर आप वीकेंड्स में बिज़ी हैं, मेरे मंथली प्रोग्राम्स को अटेंड नहीं कर सकते हैं और आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, आप डीप डाइव करना चाहते हैं, काफ़ी बार क्या होता है कि मंथली प्रोग्राम में आप आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके पोर्टफोलियो को शेयर नहीं कर पाते हैं, तो वन ऑन वन कोचिंग में ये सब आपको हेल्प कर देता है। ओवरऑल कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसमें पूरी तरह से मैं इंक्लूड करता हूँ। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको 6 महीने के अंदर फिर से मेरा जो ग्रुप प्रोग्राम है, उसको भी आप एज़ अ रिपीट रिवीजन ऐड कर सकते हो, ताकि उसमें कुछ एडिशनल कॉस्ट नहीं बैठेगा। आप वो ट्रेनिंग भी इसके साथ ले सकते हो, लेकिन मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि पहले कोर आपका यहाँ पे कोचिंग हो जाए, फिर 6 महीने बाद आपको रिवीजन करना है, तो आप वहाँ पे इसमें अटेंड कर सकते हैं। और इस केस में आपको मेरे जो चैनल है जिसमें मैं डेली अपडेट देता हूँ, उसका 1 साल का भी एक्सेस मिलेगा। तो ये मेरा प्रोग्राम है, ये कभी भी ऑल टाइम चालू रहता है। महीने में 5 स्लॉट्स लेता हूँ। अभी स्लॉट्स अवेलेबल है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर मेरी जो लिंक है इस प्रोग्राम की दी हुई है इस वीडियो के नीचे, आप उस डिस्क्रिप्शन में जा कर के भी वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, या ट्विटर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी हमारी बात हो सकती है। अभी एक बड़े टॉपिक पे आते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था कि अब मार्केट जब क्रैश हो गया है तो आगे क्या करना है। तो मैं जितना जो लोग मुझे जानते हैं, उनको मालूम है कि मैं टेक्नो फंडा अप्रोच पे काम करता हूँ। तो इस केस में आज मैं आपके साथ जो हमारा पार्ट 1 बना रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक फंडामेंटल स्क्रीनर। तो इसके द्वारा आप उन स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो जिनके ऊपर हमको रिवर्सल में काम करना है। ओके, ये सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि आज मुझे एक क्वेरी आई थी इस बार अभी जी के तरफ से कि मुझे बताइए कि कौन कौन से स्टॉक्स हम लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करें। तो अभी जी सबसे पहली बात है, मैं आपको बता दूं कि मैं लॉन्ग टर्म में उतना भरोसा नहीं करता हूं। इसके मेन रीज़न है मेरी साइकोलॉजी उसको फिट नहीं बैठती है। लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी लॉन्ग टर्म को फिट बैठती है, तो यू आर कंफर्टेबल, यू कैन गो फॉर इट। तो आपके लिए जो स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, मैं आपको स्पून फीड नहीं करूंगा, उसके बजाय आपको एक स्क्रीनर बनाते हैं हम स्क्रीनर वेबसाइट पे, जो फंडामेंटल बेस पे हम स्कैन करेंगे, और उस बेसिस पे फिर हम जा करके जो स्टॉक्स आएँगे, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग कर लेंगे। अब उन स्टॉक्स में एंट्री कब करना है, एग्ज़िट कब करना है, इसका लॉजिक जो है हम डिस्कस करेंगे मेरे पार्ट 2 वीडियो में, जो शायद मैं अगले 1-2 दिनों में बना लूँ, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन, और फिर कितना हम करीब आ गए हैं रिकवरी के, मैं उस समय आपके साथ टेक्निकली भी इन स्टॉक्स को टाइमिंग कैसे करना है, एक सिंपल सा मॉडल बना करके दूँगा, जो आप यूज़ कर पाएँगे। तो चलिए अभी बात करते हैं कि फंडामेंटली हम इन स्टॉक्स को कैसे चुनेंगे। तो फंडामेंटली चुनने के लिए मैं 3 पैरामीटर्स की तरफ ध्यान दूँगा। एक रहेगा सेल्स ग्रोथ कंपनी की, दूसरा रहेगा प्रॉफिट ग्रोथ, तो कुल मिलाकर के कंपनी में रेवेन्यू कैसा चल रहा है, वो उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। और तीसरा चीज़ जो हम देखेंगे, वो देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी ये चीज़ें हम क्यों देखते हैं, ये समझने के लिए आप कोई भी मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोचिंग जॉइन कर सकते हैं। उसमें मैं पूरा बताता हूँ कि इन तीनों के साथ जब हम स्कैन करते हैं, और 1-2 स्पेशल पैरामीटर भी मैं ऐड करता हूँ, तो उनके द्वारा आप अच्छे स्टॉक्स की तरफ कैसे पहुँच सकते हैं। तो आज के लिए हम इन 3 पैरामीटर्स को ऐड करेंगे, और एक स्मॉल शॉर्ट टर्म लेवल पे हम रिटर्न ऑन इक्विटी को भी चेक करेंगे। तो ये जो पैरामीटर जो हम यहाँ पे चुनने वाले हैं, वो सेल्स ग्रोथ को मैं पकड़ रहा हूँ, कम से कम 10% से ज़्यादा ये ग्रोथ होनी चाहिए।
और इसको मैं कंसिस्टेंटली देखने वाला हूँ। 1 साल के लिए नहीं देखेंगे हम, 10 साल, 5 साल, 3 साल और इस साल तक उसको देखेंगे। तो सेल्स ग्रोथ हम 10% से ऊपर देखेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ जो है इसको भी हम देखेंगे 15% से ऊपर, और आरओसी जो है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल, इसको भी हम देखेंगे 15% के ऊपर बढ़ते हुए साल दर साल, और आखिर में देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी को भी बढ़ते हुए 15% तो इस पैरामीटर्स के ऊपर मेरा ये स्कैन बना हुआ है। तो अभी हम स्कैन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें से जो स्टॉक्स आ रहे हैं वो कितने स्ट्रांग हैं और इनके साथ काम करना क्यों सेफ है। अभी सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब मार्केट क्रैश हो जाता है तो लोगों को याद आ जाता है फंडामेंटल्स। ओके, तो इसीलिए फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स के ऊपर काम करना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेल्स ग्रोथ के हमारे पैरामीटर से। तो सेल्स ग्रोथ हम सबसे पहले लेंगे, हम 10 साल तक के लिए देखेंगे यहाँ पे सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स, इसको हम लेंगे 10 से ज़्यादा, एंड फिर हम लेंगे सेल्स ग्रोथ, क्योंकि हम कंसिस्टेंसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, इसलिए हम इसको हर पीरियड पे चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमको देखिए पोर्टफोलियो बनाने के लिए कम स्टॉक्स के ऊपर काम करना है। अगर हम जितना जेनरिक स्कैनर रखेंगे, आपको भी मालूम है कि इस स्कैनर में लिस्ट जो आएगी वो काफ़ी बड़ी आएगी और फिर काम करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा और उसमें काफ़ी कुछ रैंडमनेस आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इस स्क्रीनर को पहले बनाया और देखा कि इसमें काफ़ी कम स्टॉक आ जाए, ताकि आपका काम जो है वो एकदम आसान हो जाए। नहीं तो आप बोलेंगे कि ये हवा में हर तरफ गोली मार दी, इसमें से कोई ना कोई स्टॉक चल जाएँगे और फिर बोल देगा कि भाई हाँ, हाँ, ये देखो मैंने बोला था। तो वैसी बात नहीं है। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके पहले से ही हमारे जो स्टॉक्स हैं, जिनके ऊपर हम काम करने वाले हैं, वो कम से कम हमारे लिए मिले। ओके, ये हो गया। फिर हम देखेंगे अभी नॉर्मल सेल्स ग्रोथ जो है एनुअल की, इस साल भर की जो हो रही है, यानी पिछले फिस्कल ईयर की, क्योंकि हमारा जस्ट फिस्कल ईयर खत्म हो गया है। ये सेल्स ग्रोथ की बात होगी। अभी इसी तरह से हम देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ भी जो है वो साल दर साल कैसे चल रही है। तो प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स ले लेंगे, ये भी ग्रेटर देन हमारी होगी 15%, एंड फिर देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ 7 ईयर्स, ये भी रखनी है 15 के ज़्यादा। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि टोटली हमको कंसिस्टेंट ग्रोथ वाले स्टॉक्स मिलने वाले हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि सिर्फ 10 साल का देख लिया या सिर्फ 7 साल का देख लिया। उल्टा टाइट करने के लिए हमने क्या किया, इन बिटवीन पीरियड्स को भी इंक्लूड किया है। इससे क्या होता है कि आपकी कंसिस्टेंसी जो है, जिस पे आप वैलिडेट कर रहे हो स्टॉक को, उसका परफॉर्मेंस जो है वो आपको कंसिस्टेंटली अच्छा मिलेगा। तो यहाँ तक कि हम क्वार्टरली को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्वार्टरली भी में भी आप देखोगे हमारी प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 15 से ज़्यादा है, और एनुअल भी जो है हमारी प्रॉफिट ग्रोथ रिसेंट साल में वो 15 से ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमने कैप्चर कर लिया अभी सेल्स और प्रॉफिट। अब हम आगे की तरफ जाएँगे आरओसी की तरफ। तो आरओसी में हम पकड़ते हैं एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी पकड़ेंगे सबसे पहले शुरुआत में 10 साल के लिए, ये 15 से ज़्यादा होना चाहिए। फिर लेंगे एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी, हम लेंगे 10 साल के बाद ले लेंगे इसको हम 5 साल के लिए, और इसको फिर हम लेंगे एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल के लिए, और फिर लेंगे एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी जो है हमारा 3 साल हो गया है। अब आज हम लेंगे ओवरऑल जो है हो गया हमारा
प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के लिए हम लेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिंपल। एवरेज नहीं होगा करंट साल में, तो इसको रिटर्न सिंपल लेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारा प्रीवियस ईयर भी आ सकता है। तो ये प्रीवियस ईयर है, तो पिछले साल भी ये 15 से ज़्यादा था, और अब आ गया है हमारा करंट ईयर। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है मेरा करंट ईयर का भी जो है वो भी 15 से ऊपर आ गया। ओके, और फिर हम यहाँ पे इसको रिमूव कंपनीज विथ विदाउट रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट करके देखते हैं। तो देखते हैं स्टॉक्स कितने आते हैं। तो यहाँ पे आपका पूरा कोशिश है कि आपके स्टॉक्स कितने आ जाए कि आप जो है पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ये टिक किया था, इसलिए 20 आ रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल जो स्टॉक्स पेंडिंग है अभी भी आए नहीं रहे हैं, जिनके रिजल्ट्स आए नहीं हैं, उनको देखते हैं। तो रिजल्ट्स देखेंगे तो अभी आपको यहाँ पे दिखेगा कि कुल मिलाकर के हमने सेल्स ग्रोथ यानी रेवेन्यू ग्रोथ को कंसिडर किया है, प्रॉफिट ग्रोथ को कंसिडर किया है, और आरओसी यानी आप जो कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके रिटर्न को भी कंसिस्टेंटली कंसिडर किया है। 10 साल, 5 साल, 3 साल, मेरे ख्याल से यहाँ 7 साल का एक मेरा पैरामीटर मिस हो गया है। तो हर जगह को पूरी तरह से हम जितना टाइट करेंगे उतना हमारा जो रिजल्ट है वो स्ट्रांग आएगा। तो ये हो गया मेरा ओवरऑल स्कैन। सेल्स ग्रोथ जो है वो मेरी 10 है पकड़ी हुई, और फिर प्रॉफिट ग्रोथ है वो 15 है। तो एक बार रिव्यू कर लेता हूँ, ठीक है। और आप भी आपके एंड पे इसको खुद बना सकते हैं, और देखेंगे आपको 29 स्टॉक आ गए हैं। ओके, और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे एक्चुअली जो यहाँ पे कॉलम में मैं लाना चाहूँगा, वो लाना चाहूँगा कि इन स्टॉक्स का रिटर्न क्या है, कंपाउंडिंग रिटर्न। तो मैं यहाँ पे थोड़ा एडिट करता हूँ कॉलम को, और यहाँ पे मैं डालता हूँ प्राइस रिलेटेड कुछ पैरामीटर। तो प्राइस जो है मेरी रिटर्न ओवर प्राइस टू कैश फ्लो, रिटर्न ओवर 1 मंथ, 1 डे। तो यहाँ पे लो प्राइस, हाई प्राइस, रिटर्न ओवर 6 मंथ, करंट प्राइस, प्राइस टू बुक वैल्यू, रिटर्न ओवर 5 ईयर्स। तो ये रिटर्न ओवर 5 ईयर्स पकड़ते हैं कि इन स्टॉक्स ने, चलिए 10 और 5 दोनों लेके देखते हैं, इन स्टॉक्स का रिटर्न कितना आया है। कुछ चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, शायद मार्केट कैप तो अपने को लगेगा, और कुछ कॉलम्स मेरी आसानी के लिए मैं यहाँ पे ले लिया है मेरे। आई थिंक वी शुड बी गुड यहाँ पे, और लेट्स रन इट। अभी आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेरा ही जो है सेल्स ग्रोथ है, प्रोमोटर्स 10 इयर्स रिटर्न। तो आप देखेंगे यहाँ पे मज़ेदार बात कि इन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स तो हमने अच्छे से देख लिए। अब ये देखिए कि इनका प्राइस रिटर्न भी आप देखेंगे, साल 10 साल का एवरेज 25% से ऊपर है। जो कुछ भी रिसेंटली लिस्टेड हैं उनके यहाँ पे आप रिटर्न्स नहीं देख पाएंगे। फिर भी ओवरऑल आप देखेंगे तो इनका, आप देखेंगे फंडामेंटल्स अच्छे होने के कारण ओवर द 10 इयर्स पीरियड रिटर्न भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो इन स्टॉक्स को आप नाम भी देख लीजिए, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, बालाजी एमाइंस, टाटा एलेक्सी, विधि स्पेशलिटी। मुझे अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि ये बिज़नेसेस कितने स्ट्रॉन्ग हैं। फिर भी आप आपकी तरफ से स्टडी कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आप कंफर्टेबल नहीं हैं, उसको मत कंसीडर करिए। मार्केट कैप पे ध्यान देना है, जितना हो सके आप लार्ज कैप्स के साथ काम करेंगे तो और सेफ्टी बढ़ जाएगी इस मार्केट में। तो वैसा भी आप कर सकते हैं कि इनको सॉर्ट कर दीजिए लार्ज कैप पे, और रखिए अपने पास वॉच लिस्ट में इन स्टॉक्स को। और इनको अभी एंट्री एग्जिट कब करना है, ये मैं आपको बताऊंगा मेरे अगले पार्ट 2 एपिसोड में। तो फिर से आपकी एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए फिर से याद दिला दूं, एक नया वीडियो जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मैं एक अच्छी एनालॉजी के साथ आपके सामने लाने वाला हूं, जो एक बहुत अच्छा लर्निंग होगा आपके लिए। और मैं जो चाहता हूं कि आपकी जर्नी मार्केट में आसान हो जाए, उसकी तरफ और एक बड़ा कदम होगा। तो आज के टाइम के लिए भी शुक्रिया, थैंक यू। और मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, और आपकी स्टॉक क्वेरीज ज़रूर आने दीजिए।
मुझसे बातें करने के लिए मैं ट्विटर पे भी अवेलेबल हूँ। फील फ्री टू गेट इन टच विथ मी। चलिए, थैंक यू एंड टेक केयर। बाय बाय फॉर नाउ।